मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी के बारे में। और प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम लोग इस मॉक टेस्ट के अंदर 25 क्वेश्चन को इंक्लूड करने वाले हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं सभी बच्चों को डेली रात्रि 9 बजे लाइव आना है और इस प्रकार के जो यूजफुल सेशन है एजुकेशनल वीडियो के, उसका आपको लाभ उठाना है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। इस सेशन के अंदर हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो पहला क्वेश्चन सभी बच्चों को देखना है बड़े ध्यान से, ठीक है। पहला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा सभी बच्चे ध्यान से। जो बच्चे सेशन के साथ जुड़ चुके हैं सभी बच्चों को जय हिंद लिखकर सबसे पहले अटेंडेंस सबमिट करानी है। उसके बाद आपको इस लाइव क्लास के साथ तेजी के साथ जुड़ जाना है और सभी अपने दोस्तों के साथ जो लाइव क्लास है इसको शेयर कर देना है। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक अजैविक घटकों को कौन जोड़ता है? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके जैविक और अजैविक घटक को जोड़ने वाला जो फैक्टर है वो क्या है? आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला है ए उत्पादक, बी आपको दिया गया है कार्बनिक पदार्थ और एक सी दिया गया है अकार्बनिक पदार्थ, डी बच्चों आपको दिया गया उपभोक्ता। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को 4 सेकंड में अपने आंसर सबमिट कराने हैं और सभी बच्चों को इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि प्रत्येक स्टूडेंट ईमानदारी के साथ लाइव चैट बॉक्स में जाएगा और अपने राइट आंसर को सबमिट कराएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक अजैविक घटकों को जोड़ने वाली जो इकाई है उसको क्या कहा गया है? उत्पादक, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और एक डी यहाँ पर दिया गया उपभोक्ता। 4 सेकंड का समय आप लोगों को दिया गया था बच्चों, वो कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं सही विकल्प की। डी यहाँ पर गलत है पूर्ण रूप से, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, ए भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। कार्बनिक पदार्थ सदैव जैविक अजैविक घटकों को जोड़ने वाली इकाई के रूप में रखा जाता है। चलिए आई होप दैट आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करता है? चलिए सभी बच्चों को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आप अपने राइट आंसर सबमिट कराने हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करता है? 4 विकल्प यहाँ पर मौजूद हैं। जलवायु संबंधी कारक, धरातलीय संबंधी कारक, एक दिया गया है जैविक कारक और एक डी यहाँ पर दिया गया मृदा कारक। चलिए तेजी के साथ क्वेश्चन को पढ़िएगा और आप अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स में जाकर सभी बच्चों को सबमिट कराने हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करता है? एक विकल्प है यहाँ पर जलवायु, एक है धरातल, एक है जैविक और एक डी है मृदा यानी कि मिट्टी। चलिए 4 फैक्टर आपके पास है विकल्प के रूप में और 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को अपना आंसर सबमिट कराना था। बात कर लेते हैं बच्चों सही विकल्प की, ठीक है। पहला विकल्प है जलवायु, दूसरा धरातल है, तीसरा है जैविक कारक और डी आपका दिया गया मृदा कारक। तो बात करते हैं सही विकल्प की बच्चों। डी यहाँ पर आपका गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। यहाँ पर ए विकल्प आपका पूर्ण रूप से सही है। जलवायु संबंधी कारक सदैव उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या को निश्चित करते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या को निश्चित करने का जो कार्य है वह जलवायु संबंधी फैक्टर करते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों यानी कि पौधों और प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या होता है? एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर पौधों और प्राणियों के बीच का जो कोरिलेशन है उसका मुख्य आधार, मुख्य बेस बच्चों क्या होता है? एक आपके पास है ए उत्पादक, बी है पोषण संबंधी, एक सी है ऊर्जा का प्रवाह और एक डी दिया गया अपघटक। जो जीवाणु वगैरह होते हैं, कवक होते हैं, उनको अपघटक की कैटेगरी में रखा जाता है। अरे भाई सभी बच्चों को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ लाइव चैट बॉक्स में जाकर अपने आंसर सबमिट कराने हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या होता है? उत्पादक, पोषण संबंधी, ऊर्जा प्रवाह, एक डी अपघटन करता। चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। आई थिंक 4 सेकंड आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है तो हम लोग डायरेक्ट सही ऑप्शन के ऊपर आ जाते हैं। पहला आपको इसमें दिया गया था उत्पादक, ये आपका पूर्ण रूप से गलत है। डी अपघटक ये भी आपका गलत है। सी ऊर्जा प्रवाह ये भी आपका गलत है। पोषण संबंधी जो कारक हैं वो सदैव
पादप व प्राणियों के जो पारस्परिक संबंध है उनका आधार होते हैं। यही चीज़ आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। इन फ्यूचरली इन्वायरमेंटल स्टडी के बहुत सारे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? जो सूर्य की ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? एक विकल्प है आपके पास सूक्ष्म जीवाणु, एक है अपघटक, एक बच्चों आपको दिया गया द्वितीय उपभोक्ता और एक दिया गया हरे पादप। हरे पादप का मतलब है जो हरे रंग के पौधे होते हैं ये। चलिए भाई, अरे अपने आप से भी आंसर सबमिट करा दीजिएगा, टीचर के कहने के बाद ही आंसर सबमिट कराओगे। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करते हैं? ए आपका बच्चों दिया गया है सूक्ष्म जीवाणु, बी अपघटक है, सी द्वितीयक उपभोक्ता है और डी यहाँ पर आपको दिया गया हरे पादप। चलिए सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं, तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? सूक्ष्म जीवाणु, अपघटक, द्वितीय उपभोक्ता। एक डी यहाँ पर हरे पादप विकल्प के रूप में आपको दिया गया है। बात करते हैं सही विकल्प की बच्चों। यहाँ पर आपके पास सूक्ष्म जीवाणु ऑप्शन है, ये आपका गलत है, अपघटक भी गलत है, द्वितीयक उपभोक्ता भी गलत है। हरे पादप यानी कि जो हरे रंग के पौधे हैं वो प्रकाश की जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं। चलिए काफ़ी आसान क्वेश्चन था 4। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन से होते हैं? स्वपोषी यानी कि जो अपना पोषण खुद कर सकते हैं। तो आपके पास विकल्प है ए जीवाणु, एक है प्रभक्षी, एक है पादप, एक है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी यानी अपघटनकर्ता। चलिए पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं उन घटक को क्या कहा गया है? सूक्ष्म जीवाणु, प्रभक्षी, पादप और मृतोपजीवी। चलिए अरे भाई इतने इजी क्वेश्चन में भी टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? सभी विद्यार्थियों को 3 से 4 सेकंड के अंदर आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं बच्चों। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की। सूक्ष्म जीवाणु गलत है क्योंकि ये तो अपना भोजन जो है मृत चीज़ों से बनाते हैं, ये पूर्ण रूप से आपका गलत है। प्रभक्षी भी बच्चों यहाँ पर आपका गलत है, मृतोपजीवी भी आपका गलत है। पादप यानी कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, किसी अन्य जीव के ऊपर ये कभी भी निर्भर नहीं होते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट विकल्प है वो आपका सी होने वाला है, यानी कि पादप। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? पूरी दुनिया में जो कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो पदार्थ कौन सा है बच्चों? एक आपको दिया गया है DDT, एक दिया गया है BHC, एक दिया गया है फ्लिट और एक दिया गया है बेगोन। चलिए दुनिया का सबसे फेमस कीटनाशक किसको कहा गया है? DDT, BHC, फ्लिट और बेगोन। मैं ऑलरेडी क्लास नंबर 3 के अंदर इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, एक तरीके का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। चलिए दुनिया का सबसे प्रसिद्ध जो कीटनाशक है वो किसको कहा गया है बच्चों? डी विकल्प आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी गलत है, BHC भी गलत है, ए विकल्प सभी बच्चों का यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? सही हो जाता है। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध कीटनाशक किसको कहा गया है? DDT को कहा गया है। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की। मरुस्थली भवन किससे होते हैं? यानी कि आपको एक सिंपल सी बात बताना है कि किसी भी स्थान को यदि मरुस्थल में कन्वर्ट करना हो या कन्वर्ट हो जाता है, कोई भी स्थान पहले एक सामान्य भूमि होता है लेकिन समय के साथ और जलवायु परिवर्तन के साथ वो कुछ समय के बाद मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा कब संभव है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। एक है वनों को उखाड़ने के कारण, एक है जल की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, एक है वायु से होने वाले मृदा अपरदन के कारण और एक यहाँ पर डी विकल्प है बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा वाले इलाकों में। चलिए अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। मरुस्थलीय भवन किससे बनते हैं? यानी कि मरुस्थलों का निर्माण किससे होता है बच्चों? आपके पास 4 विकल्प है। वन उखाड़ने से, जल की वजह से होने वाले मृदापर्दन से, वायु की वजह से होने वाले मृदापर्दन का मतलब मिट्टी का कटाव, या फिर डी विकल्प है उच्च तापमान होने से और कम वर्षा होने से। चलिए
अरे भाई 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। ए आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। यदि किसी स्थान का तापमान बहुत ज़्यादा उच्च है और उस स्थान पर नियमित रूप से 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है तो वो स्थान एक समय और एक अवधि के बाद ऑटोमेटिकली मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि डी आपका यहाँ पर बच्चों पूर्ण रूप से सही है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शाकाहारी प्राणी किनको कहा गया है? वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं या तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। चलिए जब हम शाकाहारी की बात करते हैं तो बच्चों उसको कौन सी श्रेणी में रखा गया है? शाकाहारी प्राणी किसको कहा गया है? चलिए, अरे बहुत आसान क्वेश्चन है फूड चेन के ऊपर, ये आप लोगों को बहुत जल्दी के साथ आंसर सबमिट कराना है। सभी स्टूडेंट को 3 से 4 सेकंड के अंदर आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की बच्चों। आपका डी विकल्प पूर्ण रूप से गलत है। डी में आपको दिया गया है तृतीय उपभोक्ता, ये तो उच्च मांसाहारी होते हैं, गलत है। सी दिया गया है सर्वाहारी, ये भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। जब हम ए की बात करते हैं तो बच्चों प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो उत्पादक यानी कि हरी वनस्पति पर निर्भर होता है, ये आपका पूर्ण रूप से सही है। जैसे गाय, बकरी, ये सभी क्या है? हरी वनस्पति को खाते हैं, यानी कि उत्पादक को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसलिए जो केवल शाकाहारी होते हैं, जो वनस्पति पर निर्भर होते हैं, उनको सदैव कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता की कैटेगरी में रखा जाता है। चलिए प्राथमिक उपभोक्ता को ही शाकाहारी प्राणी भी माना जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। यदि हम कुत्ते की बात करते हैं तो कुत्ते को कौन से वर्ग में रखा जाएगा? 8वें से रिलेटेड ही क्वेश्चन है बच्चों। प्राथमिक उपभोक्ता की कैटेगरी में रखा जाएगा या द्वितीयक उपभोक्ता की कैटेगरी में रखा जाएगा या तृतीयक उपभोक्ता की कैटेगरी में रखा जाएगा या उत्पादक की? उत्पादक तो पेड़ पौधे होते हैं, ये तो आपका पूर्ण रूप से पहले ही आपको पता लग जाता है कि ये आपका गलत है। 3 से 4 सेकंड में आपको दिमाग लगा के अपना राइट आंसर सबमिट कराना है। जो कुत्ता है उसको कौन से वर्ग में रखा जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। एक डी विकल्प दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। अरे भाई चलिए 4 सेकंड के अंदर सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कुत्ता किस वर्ग में आता है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, और एक डी आपको दिया गया उत्पादक। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की। ए आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी आपका पूर्ण रूप से गलत है, डी आपका पूर्ण रूप से गलत है। अब मैं आपको एकदम सटीक आंसर बताता हूं। जब हम प्राथमिक की बात करते हैं तो बच्चों इसमें जो पूर्ण रूप से शाकाहारी होते हैं, जो वनस्पति पर निर्भर होते हैं, उनको रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद द्वितीय में रखा जाता है सर्वाहारी को। सर्वाहारी का मतलब जो शाकाहारी चीज़ें भी खा लेते हैं और मांसाहारी भी खा लेते हैं। ठीक है, और एक तीसरा रखा गया है उच्च मांसाहारी। उच्च मांसाहारी उसको कहा जाता है जो केवल मांस का सेवन करता है, जैसे बाज हुआ, गिद्ध। ठीक है, और एक आप उसमें मोर को भी रख सकते हो, एक आप रख सकते हो किसी बाघ को रख सकते हो। तो ये सभी क्या है? ये उच्च मांसाहारी की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा कुत्ता शाकाहारी चीज़ें भी खा लेता है, ब्रेड को भी खा सकता है, रोटी को भी खा सकता है, साथ ही साथ मांस का भी सेवन करता है। तो इसलिए कुत्ते को सदैव कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा? द्वितीय उपभोक्ता की कैटेगरी में रखा जाएगा। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आगे इस प्रकार के बहुत सारे सवाल आपको परीक्षाओं में मिलने वाले हैं, वहां पर इस प्रकार की समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे डिस्प्ले पर। सर्वाहारी जंतु किसे कहा गया? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। सर्वाहारी किसको कहा गया? अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया 9 के अंदर, तो आपको टाइम नहीं लगाना है। एक उत्पादक है, एक प्राथमिक उपभोक्ता, एक द्वितीयक उपभोक्ता और एक दिया गया तृतीयक उपभोक्ता। चलिए बहुत फास्टली आप लोगों को अपना आंसर सबमिट कराना है। 3 से 4 सेकंड के अंदर प्रत्येक बच्चे को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। सर्वाहारी को कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा? अभी अभी बताया है, कुत्ते वाले एग्जाम्पल के अंदर ये चीज़ आपको बताई गई है, उसी को यूटिलाइज करके आंसर देना है। चलिए बढ़ते हैं सही विकल्प की तरफ। उत्पादक पौधे होते हैं, गलत है। जो पूर्ण रूप से शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, ये भी गलत है। जो पूर्ण रूप से मांसाहारी होते हैं डी तृतीयक उपभोक्ता, ये भी गलत है। सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी दोनों ही चीज़ों को खाने वाले को कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है? सर्वाहारी की कैटेगरी में रखा जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की।
बच्चों तृतीयक उपभोक्ता की कैटेगरी में किसको रखा जा सकता है? एक विकल्प है हाथी, एक है गेंडा, एक है शुतुरमुर्ग, एक आपको दिया गया बाज। चलिए अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। तृतीयक उपभोक्ता की कैटेगरी में किसको रखा जाता है? हाथी, गेंडा, शुतुरमुर्ग और एक डी यहां पर आपको दिया गया बाज। चलिए अरे सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। तृतीय उपभोक्ता की कैटेगरी में किसको रखा जाता है? हाथी, गेंडा, शुतुरमुर्ग और एक डी यहां पर दिया गया आपको बाज। चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। तो हाथी आपका पूर्ण रूप से गलत है, गेंडा भी आपका गलत है, शुतुरमुर्ग भी गलत है, क्योंकि तृतीयक उपभोक्ता की कैटेगरी में सदैव उच्च मांसाहारी को रखा जाता है। बाज एक उच्च मांसाहारी प्राणी है, पक्षी है, तो इसलिए डी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 प्रकृति के ऊपर है, बड़े ध्यान से पढ़ना है। प्रकृति का सफाई कर्मी किसको कहा गया है? प्रकृति में जो छोटी मोटी मृत चीजें होती हैं सबको खाने का कार्य करता है, इसलिए उसे प्रकृति का सफाई कर्मी कहा गया है। 4 विकल्प है आपके पास, एक है केंचुआ, एक है गिद्ध, एक है शुतुरमुर्ग, एक बच्चों आपको दिया गया बाज। प्रकृति का सफाई कर्मी किसको कहा जाता है? 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को अपना आंसर सबमिट करा देना है। प्रकृति का सफाई कर्मी किसको कहा गया है? चलिए इसमें तो अरे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल भी करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की। बच्चों ए आपका पूर्ण रूप से गलत है। ए केंचुआ किसी भी रूप से प्रकृति का सफाई कर्मी नहीं है, ए आपका गलत है। डी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है। जो गिद्ध होता है वो सभी मृत प्राणियों को खाकर उनको नष्ट करने का काम करता है, इसलिए प्रकृति का सफाई कर्मी किसको कहा गया? गिद्ध को कहा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। सम्मार्जक उपभोक्ता किस को माना गया है? देखिए आपके पास 4 विकल्प है। सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन से जीव को शामिल किया गया है? एक है आपके पास दीमक, एक है मेंढक, एक है छिपकली और एक डी आपको दिया गया सांप। चलिए सभी बच्चों को तेजी के साथ अपने सही आंसर सबमिट कराने हैं। सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में किसको शामिल किया जाता है? दीमक, मेंढक, छिपकली और सांप। अरे भाई 4 विकल्प हैं आपके पास, तेजी के साथ सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए पहला विकल्प बच्चों दीमक है, दूसरा मेंढक, तीसरा छिपकली और डी आपको दिया गया है सांप। तो सही विकल्प की बात कर लेते हैं। सांप यहाँ गलत है, छिपकली भी आपका गलत है बच्चों, एक मेंढक दिया गया है ये भी आपका गलत है। दीमक को प्रकृति में सम्मार्जक उपभोक्ता की कैटेगरी में रखा जाता है। ये बहुत ही डिमांडेड क्वेश्चन है बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो सभी बच्चों को क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अपघटक जीवों का उदाहरण कौन सा है? देखो 4 विकल्प है। अपघटनकर्ता उनको बोलते हैं जो प्रकृति की गली सड़ी चीजों को नष्ट करके मिट्टी में मिलाने का कार्य करते हैं। आपके पास बच्चों 4 विकल्प हैं इससे रिलेटेड। एक है शैवाल, एक है प्लांक्टन, ये समुद्र में पाए जाने वाले पौधे हैं, एक आपको दिया गया है सी कवक और एक आपको दिया गया है मेंढक। चलिए फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन ये दोनों ही समुद्र में पाए जाते हैं। जूप्लैंक्टन जंतुओं के लिए इस्तेमाल होता है और फाइटोप्लैंक्टन जो है पौधों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताना है अपघटनकर्ता का कार्य कौन करता है पृथ्वी पर? शैवाल, प्लैंक्टन है ये शुद्ध, थोड़ा सा ठीक कर लेना है। एक सी है कवक, एक डी आपको दिया गया मेंढक। चलिए अरे भाई 4 सेकंड में आंसर सबमिट कराना था। गला थोड़ा सा खराब है इसलिए मैं थोड़ा सा कम बोल रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग आंसर सबमिट नहीं कराएंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ प्रत्येक वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर ए आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी भी गलत है, आपका डी भी गलत है। प्रकृति में अपघटनकर्ता का काम कवक जीवाणु करते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की।
बैक्टीरिया को कौन सी श्रेणी में रखा गया है? 14 और 15 लगभग सेम ही सवाल है, बात को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया अलग तरीके से, ठीक है। बस यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है 14 के बेस पर ही। बैक्टीरिया कौन सी श्रेणी में रखे जाएंगे? उत्पादक, अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता या फिर डी द्वितीयक उपभोक्ता की, ठीक है। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। बैक्टीरिया को आपके द्वारा कौन सी श्रेणी में रखा जाएगा? तो आपके पास बच्चों जो विकल्प हैं, एक है उत्पादक, दूसरा है अपघटक, सी प्राथमिक उपभोक्ता, डी द्वितीयक उपभोक्ता। चलिए टाइम नहीं लगाना है, हम राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों ए आपका गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। जितने भी जितने भी बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, कवक हैं, उन सभी को हम सदैव कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? अपघटक की कैटेगरी में रखते हैं। चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़िएगा सभी। जैव भार में किसको सम्मिलित किया जाता है? जैव भार का मतलब समझिएगा सभी बच्चे, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो किसी ना किसी का भोजन है, इसलिए उसको जैव भार की कैटेगरी में रखा जाता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो किसी ना किसी का भोजन है, इसलिए प्रत्येक जीव के ऊपर एक दूसरे जीव के भोजन का भार है, इसलिए जैव भार शब्द का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। बायोमास भी बोलते हैं। तो केवल उत्पादक को शामिल किया जाता है, केवल उपभोक्ता को शामिल किया जाता है, केवल अपघटक को शामिल किया जाता है, या फिर पृथ्वी के समस्त जीव को शामिल किया जाता है? जैव भार में किसको शामिल किया जाता है? सभी बच्चों को आंसर देना है। 4 विकल्प हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, डी दिया गया है समस्त जीव। अरे भाई राइट विकल्प की हम बात कर लेते हैं। जैव भार में किसको शामिल किया गया है? चलिए उत्पादक आपका गलत है, उपभोक्ता भी गलत है, अपघटक भी गलत है, समस्त जीव इसमें इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि सभी जीवों के ऊपर किसी ना किसी के भोजन का भार है। तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल पौधों के ऊपर किसी के भोजन का भार है। भाई प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर भी भार है, वो द्वितीयक उपभोक्ता का भोजन बनेगा, द्वितीयक उपभोक्ता के ऊपर भी भार है, वो तृतीयक उपभोक्ता का भोजन बनेगा। तो इसका मतलब प्रत्येक जीव किसी ना किसी का भोजन है। शेर भी बाद में अपघटनकर्ताओं का भोजन बन जाता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव किसी ना किसी का भोजन है। तो इसलिए जैव भार में हम सभी जीवों और सभी पेड़ पौधों को शामिल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? भूताप, सूर्य, ग्रीन हाउस गैस या डी चंद्रमा? चलिए चलिए अरे तेजी के साथ बताइए, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी क्रिएट होती है वो किसकी वजह से क्रिएट होती है? भूताप, सूर्य, ग्रीन हाउस गैस या डी चंद्रमा? चलिए चलिए अरे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन को बहुत आसान बना कर दिया है। तेजी के साथ सभी बच्चों, आज सभी बच्चों के आंसर कल के कंपेयर में बहुत सही आ रहे हैं। अधिकांश बच्चों के आंसर आज सही आ रहे हैं। वेल डन वेल डन, सभी बच्चों को मेरी तरफ से बधाई। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसको माना गया है? तो बात करते हैं सही विकल्प की। ए आपका गलत है, डी चंद्रमा गलत है, ग्रीन हाउस गलत है। पारिस्थितिकी तंत्र में या पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी का जो सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स सूर्य को ही माना गया है। 18 देखिएगा, पादपों से शाकाहारी जीवों में कितने प्रतिशत ऊर्जा पहुंचती है? इसका मैं पूरा का पूरा एक पिरामिड आपको पढ़ा चुका हूं। तो बच्चों यहाँ मान लो हम सबसे नीचे पादप को रखते हैं और पादप के बाद ऊपर ले लेते हैं प्राथमिक उपभोक्ता को, फिर उसके ऊपर ले लेते हैं द्वितीयक उपभोक्ता को, फिर उसके ऊपर लेते हैं तृतीयक उपभोक्ता को। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग इस प्रकार इस डायग्राम में बढ़ते हैं। तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में या दूसरे पोषण स्तर पर कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है? एक विकल्प आपके पास है 10%, एक है 20%, एक है सी 30% और एक डी बच्चों आपको दिया गया है 1%। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। पादप से शाकाहारी जीवों में, शाकाहारी जीव का मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, कितने प्रतिशत एनर्जी फॉरवर्ड होती है? चलिए चलिए सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। तो यहाँ पर हमारा जो सही विकल्प है वो क्या है बच्चों? डी आपका गलत है, सी भी गलत है, बी भी गलत है। 10% एनर्जी एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में पहुंचती है। मान लो पादप के पास 10% एनर्जी है, तो बच्चों वो प्राथमिक उपभोक्ता के पास, शाकाहारी के पास 1% एनर्जी फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो ये 10 का 10% बच्चों 1 आएगा। कभी आप ये सोचते हैं कि 1% है, ठीक है। अब
प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता के पास फिर 1% एनर्जी पहुंचने वाली है। जब हम 1% निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर उससे अगले वाला जो वर्ग है उसके पास भी उसका 10% एनर्जी फॉरवर्ड होने वाली है, ठीक है। आई होप दैट आपको क्लियर हुआ होगा। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण के स्तर के अंदर सदैव 10% एनर्जी फॉरवर्ड होती है, चाहे हम बात करते हैं पादप से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक से तृतीयक। तो प्रत्येक पोषण स्तर पर मैक्सिमम 10% एनर्जी फॉरवर्ड होती है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? चतुर्दिशात्मक एक दिया गया, एक दिशात्मक एक दिया गया, त्रिदिशात्मक एक दिया गया, द्विदिशात्मक। चलिए अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर फॉरवर्ड करने हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जब जाती है तो उसका प्रभाव बच्चों कैसा होता है? आपके पास 4 विकल्प है। बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। आपको 3 से 4 सेकंड का जो समय दिया गया था, आई थिंक वो कंप्लीट हो चुका है, तो हम बात करते हैं सही विकल्प की, ठीक है। चलिए डी यहाँ पर आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, ए भी गलत है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशात्मक होता है, एक ही दिशा में बढ़ता है, ना तो 2 दिशा में बढ़ता है, न ही 3 दिशाओं के अंदर, ना ही 4 दिशाओं के अंदर, ठीक है। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रभावित करती है? किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रभावित करती है? उच्च से निम्न स्तर को, उच्च से अति उच्च को, या फिर निम्न से उच्च को, या फिर समान स्तर पर रहती है। चलिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखिए 19, 20, 21, 22 ये 3-4 जो क्वेश्चन हैं ये एनर्जी के लेवल के ऊपर अलग अलग प्रकार से पूछे गए सवाल हैं। इन सभी को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेना है। देखो सवाल वही है लेकिन ऑप्शन अब की बार चेंज किए गए हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रभावित करती है? आपके पास बच्चों 4 विकल्प हैं, ये आप लोगों को बता देना है। डी विकल्प आपका बच्चों यहाँ पर गलत है, डी का कोई चांसेस नहीं है, समान नहीं होते हैं, ये आपको पता है, 19 के अंदर एक्सप्लेन हो चुके हैं, ठीक है। सी आपका गलत है, ठीक है। और बात करते हैं आपके बी की, थोड़ा मिस्टेक है, एक बार देखिएगा, सभी बच्चे विकल्प को दोबारा से पढ़िएगा, उसके बाद हम लोग। चलिए बच्चों छोटा सा टेक्निकल इशू था, आई थिंक वो सोल्व हो गया है और आप लोग भी देखिएगा वही सही आ रही है। अब हम इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। देखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो स्तर है वो सदैव कैसा होता है? किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्तर सदैव कैसा होता है? तो आपके पास बच्चों 4 विकल्प हैं। एक है उच्च स्तर से निम्न स्तर, उच्च स्तर से अति उच्च स्तर, एक सी है निम्न स्तर से उच्च स्तर, और एक डी बच्चों यहाँ पर दिया है समान स्तर। चलिए बात करते हैं हम सही विकल्प की बच्चों। डी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी भी पूर्ण रूप से गलत है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है उच्च स्तर से सदैव किसकी तरफ होता है? निम्न स्तर की तरफ होता है। सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, थोड़ा सा स्पीड दीजिएगा सेशन को। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रभाव कैसा होता है? प्रत्येक रासायनिक तत्व का प्रभाव कैसा होता है? एक दिशा में होता है, लंबवत होता है, चक्रीय होता है, या क्षैतिज होता है? चलिए अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जो अपने आंसर सबमिट नहीं कराएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रभाव कैसा होता है? एक दिशात्मक, लंबवत, चक्रीय, और एक डी दिया गया है आपको क्षैतिज। चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। ए आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, डी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। यहाँ पर सी आपका बच्चों पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? एक सही विकल्प हो जाता है। सभी बच्चों को ध्यान रख लेना, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो क्वेश्चन के ऊपर ध्यान नहीं लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट विकल्प है वो सी है, ये सभी स्टूडेंट को ध्यान रख लेना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ें। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है? ठीक है, पेट्रोलियम होता है, कोयला होता है, सौर विकिरण होता है, या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादकों केंद्रों की विद्युत। ठीक है, चलिए ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है, सोर्सेज क्या है? पेट्रोलियम, कोयला, सौर विकिरण, डी दिया गया नाभिकीय ऊर्जा।
चलिए, अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो अपने आंसर सबमिट नहीं कराएगा। सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ लाइव चैट बॉक्स में जाना है और तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। आई थिंक आपकी 4 सेकंड कंप्लीट हो गई हैं बच्चों। बात कर लेते हैं सही विकल्प की, ठीक है। पेट्रोलियम यहाँ पर गलत है, कोयला भी गलत है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक केंद्रों की विद्युत ये भी आपका गलत है। सौर ऊर्जा यानी कि सौर विकिरण ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 की। अवसाद चक्र में किसका प्रभाव होता है, ठीक है। अवसाद चक्र में बच्चों किसका प्रभाव होता है? जल का होता है, खनिज का होता है, वायु का होता है, ऊर्जा का होता है। चलिए चलिए, अरे भाई इतने आसान क्वेश्चन में भी आप टाइम लगाओगे तो कैसे चलेगा। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को आंसर सबमिट करा देना है। अवसादी चक्र में किसका प्रभाव होता है? जल का, खनिज का, वायु का, और डी बच्चों यहां पर दिया गया है ऊर्जा का। चलिए चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा बच्चों। ए विकल्प यहां पर आपको दिया गया है जल, ये पूर्ण रूप से आपका गलत है। एक डी ऊर्जा, ये भी आपका गलत है। सी वायु भी गलत है। अवसाद चक्र में सदैव खनिज तत्वों का प्रभाव होता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। अवसाद चक्र में सदैव खनिज तत्वों का प्रभाव होता है, ये आपका ठीक आंसर है 23 का बी। चलिए बात करते हैं 24 की। किसी भी फूड चेन की जो कड़ी है वो क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी हमारे लिए क्या कहलाती है? एक है उत्पादन स्तर, एक है खाद्य स्तर, एक आपको दिया गया है पोषण स्तर, एक दिया गया अवशोषण स्तर। चलिए चलिए, अरे भाई सभी बच्चों को 4 सेकंड में अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए क्वेश्चन आपके पास 24 है। आज का जो सेशन है इसमें 25 क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। सेशन कंप्लीट होने वाला है, तो सभी बच्चे 24 को ईमानदारी के साथ आंसर करेंगे। और कोई भी स्टूडेंट जब क्लास को लिफ्ट करेगा, क्लास को एग्जिट करेगा, तो एग्जिट करने से पहले वंदे मातरम का नारा भी लगाना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं बच्चों राइट विकल्प की। ए आपका पूर्ण रूप से यहाँ पर गलत है, ए का कोई चांस नहीं है। ए आपको यहाँ से हटाना होगा, ये गलत है। बी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी हमारे लिए क्या कहलाती है? पोषण स्तर, ठीक है। चलिए खाद्य श्रृंखला तो आपको थोड़ा सा ध्यान करना ही पड़ेगा कि उत्पादक किसको कहते हैं, उपभोक्ता किसको कहते हैं, उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं, अपघटनकर्ता किसको कहा गया है, क्या काम है उनका, ये चीज़ थोड़ा सा आपको पढ़नी पड़ेगी यदि आप इन्वायरमेंटल स्टडी के अंदर अच्छे मार्क्स लाने चाहते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं 25 की। चलिए 25 देखिएगा सभी बच्चे। हरे पादप आपके पास जो विकल्प है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? जो हरे पौधे हैं किसी भी खाद्य श्रृंखला के अंदर उन्हें कौन सी रैंक दी जाती है? प्रारंभिक रैंक दी जाती है, मध्य दी जाती है, अंतिम दी जाती है, या सर्वत्र दी जाती है, ठीक है। चलिए चलिए, अरे लास्ट क्वेश्चन है और ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? प्रारंभिक स्थान पर, मध्य, अंतिम और सर्वत्र। चलिए बच्चों बात करते हैं सही विकल्प की। तो यहाँ पर आपका डी गलत है, सी भी गलत है, बी भी गलत है, मध्य यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या है आपका सही है। सबसे पहले पादप को रखा जाता है। पादप से भोजन किसको मिलता है? प्राथमिक उपभोक्ता को। फिर दूसरे स्थान पर द्वितीयक उपभोक्ता को रखा जाता है, उसके बाद फिर तृतीयक उपभोक्ता को, उसके बाद फिर किसको रखा जाता है? अपघटक को रखा जाता है। आई थिंक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो पहली रैंक सदैव किसको दी जाती है? हरे पौधों को दी जाती है, यानी कि प्रारंभिक स्थान उन्हीं को प्रदान किया जाता है, क्योंकि पूरी की पूरी जो फूड चेन है वो पौधों पर ही निर्भर होती है, इसलिए उसको सदैव प्रथम स्थान पर रखा जाता है, ठीक है। बच्चों आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। मैं सभी बच्चों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी बच्चे डेली रात्रि 9 बजे लाइव आएँ। कभी कभी इंटरनेट स्पीड की वजह से सेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, उसका आपको पहले ही इन्फॉर्म कराया जाएगा। और आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच वॉचिंग अवर वीडियो। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि।